पिछले वीडियो में हमने देखा कि अगर आप एक नैज अर्धचालक यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लें तो किसी भी तापमान पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होल्स की संख्या के बिल्कुल बराबर होती है। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यदि हम एक अपद्रव्यी अर्धचालक यानी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लें, यानी एक ऐसा अर्धचालक जिसमें कुछ विशिष्ट अशुद्धियां हो, इम्प्योरिटीज हों, तो उनके इलेक्ट्रॉनों और होल्स की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आइए इसे देखते हैं। तो अपने अर्धचालकों को, सेमीकंडक्टर्स को अशुद्ध बनाने के लिए हमें इसमें कुछ अशुद्धियां मिलानी होंगी, है ना। और अशुद्धियां मिश्रित करने की इस प्रक्रिया को मादन या अपमिश्रण या अंग्रेजी में डोपिंग कहते हैं। तो डोपिंग का अर्थ है अशुद्धियां मिश्रित करना, एडिंग इम्प्योरिटीज। और जब हम अशुद्धियां कहते हैं तो यहाँ हमारा मतलब है सिलिकॉन के अलावा कुछ भी। व्यापक रूप में अशुद्धि का यही अर्थ है। और ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ऐसा करने से सेमीकंडक्टर के गुण बढ़ जाते हैं, सेमीकंडक्टर्स बेटर हो जाते हैं यानी बेहतर हो जाते हैं। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये बेहतर कैसे हो जाते हैं। आपने शायद डोपिंग शब्द को एथलीट्स के यानी जो लोग खेल कूद में भाग लेते हैं उनके संदर्भ में सुना होगा, जहां एथलीट्स अवैध रूप से कुछ दवाइयां लेते हैं। वो भी इस मादन के जैसा ही है, क्योंकि एथलीट्स अपने शरीर में कुछ बाहरी पदार्थ डालते हैं यानी अशुद्धियां, ताकि वे अपने प्रदर्शन को बेहतर बना सके। यही विचार यहाँ पर भी लागू होता है। अब बड़ा सवाल ये है कि कौन सी अशुद्धियां मिलानी चाहिए। यहाँ ध्यान दें कि जब आप अशुद्धियां जोड़ते हैं तो आपको अशुद्ध अर्धचालक, इम्प्योर सेमीकंडक्टर मिलता है, जिसे हम अपद्रव्यी अर्धचालक या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स का तकनीकी नाम अपद्रव्यी या एक्सट्रिंसिक है। ये बस एक नाम है और इसका मतलब होता है अशुद्ध। तो अब अपने सवाल पर वापस चलते हैं कि हम कौन सी इम्प्योरिटीज मिश्रित कर सकते हैं। क्या हम ऐसे ही कुछ भी मिला सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अब ऐसा फिजिक्स में बहुत कम होता है, लेकिन यहाँ हमें आवर्त सारणी की, पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत होगी। अगर आप आवर्त सारणी को देखें तो आप पाएंगे कि सिलिकॉन समूह 14 में स्थित है और इसके गुणों को बढ़ाने के लिए हमें या तो समूह 13 के तत्वों को जोड़ना होगा जिनमें एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, या समूह 15 के तत्वों को जोड़ना होगा जिनमें एक इलेक्ट्रॉन अधिक होता है, या तो ये तत्व या ये तत्व। अगर आप समूह 13 के तत्व जोड़ते हैं तो आपको एक प्रकार का इम्प्योर या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलेगा, और अगर आप समूह 15 के तत्व जोड़ते हैं तो आपको दूसरे प्रकार का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलेगा। इस वीडियो में हम समूह 15 के ग्रुप 15 के तत्वों पर ध्यान देंगे। ग्रुप 13 के तत्वों के बारे में हम एक और दूसरे वीडियो में बात करेंगे। अब हम इनमें से किसी एक तत्व का चयन कर सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस या आर्सेनिक। चलिए अभी हम फास्फोरस को चुनते हैं। शायद आप इस समय ये सोच रहे होंगे कि हम केवल इन्हीं तत्वों को क्यों चुनते हैं, तो इसके बारे में हम वीडियो के अंत में बात करेंगे। तो अब यदि आप फास्फोरस को देखें तो ध्यान दें कि इसमें 15 इलेक्ट्रॉन हैं, जो सिलिकॉन से एक अधिक है। इसका मतलब है कि चूंकि सिलिकॉन के पास 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फास्फोरस के पास 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये है हमारा फास्फोरस परमाणु जिसमें 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। फास्फोरस की इस अशुद्धि को, इम्प्योरिटी को सेमीकंडक्टर में मिश्रित करने की कई सारी जटिल प्रक्रियाएं हैं, और उन्हीं में से एक है विसरण यानी डिफ्यूजन। सिलिकॉन पर फास्फोरस गैस को एक निश्चित तापमान पर प्रवाहित कराया जाता है, जिससे फास्फोरस के परमाणु सिलिकॉन में प्रवेश कर जाते हैं। कभी कभी वे कुछ सिलिकॉन परमाणुओं को प्रतिस्थापित कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, और कभी कभी हो सकता है कि यहाँ कुछ रिक्त स्थान हो, कोई सिलिकॉन परमाणु यहाँ ना हो, तो फास्फोरस परमाणु इस खाली स्थान को भर देते हैं। तो कई चीज़ें संभव हैं। हम यहाँ ये मान लेते हैं कि फास्फोरस सिलिकॉन के एक परमाणु की जगह ले लेता है। अब सिलिकॉन के स्थान पर फास्फोरस परमाणु आ जाता है, फास्फोरस एटम आ जाता है, और यहाँ ये अच्छी तरह से फिट हो जाता है। और जब ऐसा होता है तो ध्यान दें कि इसके 4 इलेक्ट्रॉन अपने पड़ोसी सिलिकॉन परमाणुओं के साथ सहसंयोजी आबंध यानी कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, और इस तरह सिलिकॉन के परमाणु अब खुश हैं। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि ये सिलिकॉन है या फास्फोरस है, उन्हें तो केवल अपने 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और वो उन्हें मिल गए हैं। लेकिन यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि फास्फोरस का 5वां इलेक्ट्रॉन, इसका क्या होता है, हम इस पर फोकस करने वाले हैं। तो इस 5वें इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? क्या ये इस क्रिस्टल संरचना में गति करने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि ये आबंधित नहीं है? लेकिन यहाँ हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा और इस इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर को, एनर्जी लेवल को देखना होगा।
चलिए अब हम वापस लाते हैं अपने बैंड आरेख को। हमने पहले भी बैंड आरेख का, बैंड डायग्राम का उपयोग किया है और हमने देखा था कि बहुत कम तापमान पर एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का संयोजकता बैंड, वैलेंस बैंड पूरा भरा हुआ होता है। तो इस इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्तर क्या है? ये वैलेंस बैंड में है या चालन बैंड में यानी कंडक्शन बैंड में? ये है कहाँ? तो हम असल में गणित का उपयोग करके इसकी गणना कर सकते हैं और जब हम ऐसा करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसका ऊर्जा स्तर यहाँ चालन बैंड, कंडक्शन बैंड के नीचे और बहुत पास होता है। तो सभी फॉस्फोरस एटम्स के 5वें इलेक्ट्रॉन इस स्तर पर होंगे। इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि ये कैसे हो सकता है? ये तो वर्जित ऊर्जा अंतराल यानी फॉरबिडन एनर्जी गैप है, इलेक्ट्रॉन यहाँ कैसे हो सकते हैं? हाँ, ये वर्जित ऊर्जा अंतराल है, लेकिन सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉनों के लिए। फॉस्फोरस के इलेक्ट्रॉनों के अपने ऊर्जा स्तर होंगे, है ना? और ये स्तर यहाँ स्थित होता है। अब हमें देखना है कि इससे क्या होता है। तो बहुत कम तापमान पर ये फिर से एक विद्युत रोधी यानी इंसुलेटर की तरह व्यवहार करेगा, क्योंकि ध्यान दें कि ये इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं है, फ्री नहीं है। ये वर्जित क्षेत्र में, फॉरबिडन रीजन में है, जहां कोई एनर्जी लेवल्स उपलब्ध नहीं है। लेकिन जब आप इसे कमरे के तापमान पर लाते हैं तो क्या होता है? तो हमने पहले देखा है कि कमरे के तापमान पर एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कुछ इलेक्ट्रॉन तापीय ऊर्जा यानी थर्मल एनर्जी को अवशोषित करके वैलेंस बैंड से चालन बैंड में, कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और मुक्त हो जाते हैं। अब ऐसे सोच के देखें कि अगर तापीय ऊर्जा इन इलेक्ट्रॉनों को उत्तेजित कर सकती है तो क्या वही ऊर्जा इन नए इलेक्ट्रॉनों को और अधिक आसानी से उत्तेजित नहीं कर सकती, क्योंकि इनका एनर्जी गैप बहुत ही कम है। सिलिकॉन के लिए ये वर्जित अंतराल लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जबकि फॉस्फोरस के लिए ये लगभग 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये इतना कम है कि ये इलेक्ट्रॉन आसानी से कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि रूम टेम्परेचर पर लगभग सभी फॉस्फोरस परमाणु अपने 5वें इलेक्ट्रॉन को चालन बैंड को, कंडक्शन बैंड को दान कर देते हैं। इस प्रकार ग्रुप 15 के तत्वों को जोड़ने से अर्धचालक में, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। आइए इसे लिख लेते हैं। और यही इस लंबी कहानी का सार है। संक्षेप में, ग्रुप 15 के तत्वों को जोड़ने से होल्स की तुलना में काफी अधिक इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं। लॉट मोर इलेक्ट्रॉन्स। बस यही काम की बात है। अब चलते चलते कुछ नाम और देख लेते हैं और कुछ ऐसे प्रश्नों पर बात कर लेते हैं जो हो सकता है इस समय आपके दिमाग में हो। क्योंकि अब हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या काफी अधिक है, इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक यानी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स ऋणात्मक होते हैं, नेगेटिव होते हैं। इसलिए इसे एन प्रकार अर्धचालक या एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। एन का अर्थ है ऋणात्मक, नेगेटिव। तो जब भी आप एन प्रकार सुने तो समझ जाएं कि यह एक अपद्रव्यी, एक्सट्रिंसिक और अशुद्ध अर्धचालक है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होल्स की संख्या से कहीं अधिक है, अर्थात Ne NH से काफी अधिक है। अब चूंकि फास्फोरस ने सिलिकॉन को एक इलेक्ट्रॉन दान किया है, इसलिए इस प्रकार की अशुद्धि को दाता अशुद्धि या डोनर इम्प्योरिटी कहा जाता है। ग्रुप 15 की सभी अशुद्धियों को डोनर्स कहा जाता है। अब वह स्तर जहां से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में उत्तेजित होते हैं उसे दाता स्तर यानी डोनर लेवल कहते हैं। दाता स्तर चालन बैंड के, कंडक्शन बैंड के बहुत पास होता है। अब यहाँ कभी कभी एक कंफ्यूजन हो सकता है, और वो ये कि अब चूंकि यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर ऋणावेशित होगा? इस एन को देख करके भी आप ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन इसका जवाब है नहीं। हमने शुरू में एक उदासीन यानी न्यूट्रल प्योर सेमीकंडक्टर लिया था जिसमें सिलिकॉन न्यूट्रल था, उदासीन था, और इसमें हमने न्यूट्रल फास्फोरस मिश्रित किया था। तो पूरा सेमीकंडक्टर आवेशित कैसे हो सकता है? ये भी न्यूट्रल होना चाहिए, है ना? यहाँ ये समझना महत्वपूर्ण है कि हालांकि हमारे पास ये सभी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन प्रत्येक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो दान किया गया उसके बदले में फास्फोरस ने अपना एक इलेक्ट्रॉन खो दिया। तो इससे फास्फोरस धनात्मक आयन, पॉजिटिव आयन बन गया। तो हमारा फास्फोरस धनात्मक हो गया है। तो प्रत्येक दाता स्थल पर, डोनर साइड पर एक धनात्मक आवेश उत्पन्न होता है जो इन अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों के ऋणात्मक आवेश को बैलेंस कर देता है। इससे
पूरा सेमीकंडक्टर न्यूट्रल बना रहता है, उदासीन बना रहता है। अब एक अंतिम सवाल ये हो सकता है कि हम ग्रुप 15 के तत्वों का उपयोग ही क्यों करते हैं। अगर हम आवर्त सारणी को देखें तो हम ग्रुप 16 के तत्व जैसे सल्फर को भी तो मिला सकते हैं। सल्फर के पास तो 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, तो इससे तो हमें 2 एक्स्ट्रा मुक्त इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो ये तो और बेहतर हुआ, है ना। लेकिन इसका जवाब है नहीं, और इसका मुख्य कारण है दाता स्तर, डोनर लेवल। ग्रुप 15 के तत्वों का डोनर लेवल कंडक्शन बैंड के बहुत पास होता है। इससे उनके इलेक्ट्रॉनों को कंडक्शन बैंड में पहुंचना बहुत आसान हो जाता है, और इसीलिए लगभग सारे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। जबकि ग्रुप 16 या ग्रुप 17 के तत्वों का डोनर लेवल कंडक्शन बैंड से बहुत दूर होता है, जिसकी वजह से उनके इलेक्ट्रॉनों को कंडक्शन बैंड में पहुंचाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो भले ही उनके पास अधिक इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन उनका चालन बैंड तक पहुंचना, कंडक्शन बैंड तक पहुंचना मुश्किल होता है। तो ग्रुप 15 के तत्वों का उपयोग करने का मुख्य कारण यही है कि उनका डोनर लेवल कंडक्शन बैंड के निचले भाग के बहुत पास स्थित होता है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी मेहनत करके क्या हमने फाइनली अपना उद्देश्य पूरा कर लिया? क्या ये अब एक दिशा वाला चालक यानी वन वे कंडक्टर बन गया है? आइए देखते हैं। ये एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को प्रदर्शित करने का तरीका है। हम यहाँ सिलिकॉन के परमाणुओं की चिंता नहीं करते हैं, हम केवल दाता आयनों को, डोनर आयंस को दिखाते हैं। ध्यान दें कि ये धनात्मक है क्योंकि इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन दान कर दिए हैं, और ये दान किए गए सभी इलेक्ट्रॉन हैं, और हमारा सेमीकंडक्टर अब भी न्यूट्रल है। तो थर्मल जनरेशन के कारण कुछ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होल युग्म भी उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक हैं, मेजॉरिटी हैं, और होल्स अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटी हैं। हालांकि ये होल्स स्थिर हैं और चल नहीं सकते। तो क्या ये अब वन वे कंडक्टर की तरह काम करता है? नहीं, हमने केवल इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ाई है और उससे कुछ भी बदलने वाला नहीं है। ये वन वे कंडक्टर की तरह काम नहीं करता है। तो आप चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड दाईं ओर लगाएं या बाईं ओर, ये दोनों दिशाओं में चालन करेगा। ये प्योर सेमीकंडक्टर से बेहतर चालक तो है, लेकिन जो हमें चाहिए था वो ये अभी भी नहीं है। तो अकेला एन टाइप सेमीकंडक्टर लगभग किसी काम का नहीं है। लेकिन आने वाले वीडियोस में हम ये देखेंगे कि इसे उपयोगी बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं।